जरा सोचो एक बार, अब दिन भर के थकान के बाद बिना कोई डिस्टरबेंस के आराम से गाने सुनना चाहते हो या एक लंबी ड्राइव के लिए निकलना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? स्पॉटिफाई खोलते हो, प्लेलिस्ट में जाकर अपने पसंद के गाने चलाते हो। लेकिन इससे पहले कि आपका गाना बजे, फिर आपको एक मैसेज आ जाता है जहाँ पे लिखा रहता है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो खत्म हो चुका है। फिर आपको ऐसा लगता है कि यार अभी तो कुछ दिन पहले सब्सक्रिप्शन भरा था, तो अभी इतनी जल्दी खत्म कैसे? और कुछ रीजन के चलते आपका ऑटो डेबिट भी काम करना बंद कर देता है। तो अब बात ऐसी हो जाती है कि स्पॉटिफाई वाले जब तक के आपसे पेमेंट वसूल नहीं कर लेते या फिर आप पूरा ही सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं कर देते, आपको वो आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। यानी कि आप नॉर्मल गाने चला भी नहीं सकते। आप सोचोगे कि यार ऐड के साथ ही सुन लेंगे, लेकिन उतना भी वो आपको करने नहीं देंगे। आप उस पेज को कट करके नॉर्मल म्यूजिक तक जा ही नहीं पाएंगे। फिर आपका मी टाइम, आपका लॉन्ग राइड या आपका वो मूवी टाइम पूरा बर्बाद। आजकल स्पॉटिफाई काफी चर्चों में है, अच्छी चीजों को लेकर नहीं, बुरी चीजों को लेकर। आपने सुना होगा आर्टिस्टों की दुनिया में हाहाकार मच रखा है कि स्पॉटिफाई के जितने भी आर्टिस्ट है, जितने भी फीचर होते हैं, वो लोग अंडरपेड है। गानों की रीच भी अचानक रोक दी गई है और हम एज अ नॉर्मल लिसनर सुबह उठ के देखते हैं कि अचानक हमारा गाना स्पॉटिफाई से ही गायब है। हम जो गाना सुनते हैं प्लेलिस्ट में वो अचानक अनअवेलेबल दिखा रहा है। ऐसा क्यों? चलिए ये जानने के लिए ना हम शुरुआत से शुरू करते हैं डैनियल एक के बारे में, जो स्पॉटिफाई के फाउंडर है, कि उन्होंने स्पॉटिफाई की शुरुआत आखिर कैसे की थी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि डैनियल एक शुरुआती से काफी मेहनती इंसान थे और काम में डूबे हुए रहते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस का शुरुआत कर दिया था। अब उनकी बिजनेस ये थी कि वो सस्ते में लोगों के लिए वेबसाइट बना के देते थे। उन्होंने पहले क्लाइंट से $100 तक का फी लिया, फिर दूसरे क्लाइंट से उन्होंने $200 का फी लिया और वो करते करते 2019 तक वो $5000 पर वेबसाइट मांगने लगे। एक इंटरेस्टिंग बात उनकी ये थी कि उनके साथ जितने भी जो बच्चे थे जो स्कूल के टाइम से उनके साथ थे, उनको वो एक बहाने से पकड़ के रखता था, वो भी वीडियो गेम के बहाने से, और उनसे वो काम करवाता था, जो वही बाद में जाके उनकी टीम बनी। अभी उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, उन्होंने गूगल में अप्लाई किया था, पर डिग्री ना होने के कारण वो वहां पे सेलेक्ट नहीं हो पाए और तब से उनकी जर्नी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कई सारे बिजनेस करने के सोचे, ट्राई किए, फेल भी हुए, जब तक एक दिन अचानक उनको एक बड़ा जैकपॉट हाथ में लगा, जब उनकी बिजनेस को एक ट्रेड डबलर ने $1 मिलियन में खरीद लिया। अब अचानक ही इतने पैसे मिलने के बाद जैसे कि हर इंसान उस चीज को खर्चेगा, वैसे ही डैनियल ने भी उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ अय्याशी और मस्तियों में उड़ाए। और फिर एक दिन अचानक उनको रियलाइज होता है कि वो फिर से अपने जिंदगी में पर्पस खो रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पैसा वेस्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात थी। उन्हें रियलाइजेशन हुआ और इसी रियलाइजेशन ने एक ख्वाब पैदा कर दिया उनके दिमाग में कि अभी उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना है, यानी कि क्रांति लाना है। और तब से स्पॉटिफाई का जन्म हुआ। तो जब उन्होंने स्पॉटिफाई की शुरुआत की थी तब नैपस्टर ऑलरेडी चर्चों में था। तब नैपस्टर आपको अलाउ करता था कि सारे जितने भी गाने हैं वो आप फ्री में डाउनलोड कर सके, सुन सके। लेकिन क्योंकि नैपस्टर ये काम फ्री में कर रहा था, वो म्यूजिक को फ्री में बांट रहा था और कोई रॉयल्टी कुछ नहीं किसी भी आर्टिस्ट को नहीं दे रहा था, जिस वजह से उसको बहुत जल्दी बैन मिल गया। अब नैपस्टर की यही नेगेटिव प्रैक्टिस बाद में हर उभरते कंपनी ने अपनाना शुरू किया, जहाँ पे वो म्यूजिक डाउनलोड करते और अपने प्लेटफॉर्म में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते लोगों को, जो काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था म्यूजिक इंडस्ट्री में और हर एक को बैन करना मुश्किल हो गया था अब लॉ के लिए। तो इसी के चलते हुए स्पॉटिफाई ने क्या सोचा कि उनका पर्पस होगा वो पायरेसी प्रोटेक्ट करे, यानी कि ये जो चोरी होती है डाउनलोड करना और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको होने से वो रोक पाए। लेकिन अभी प्रोटोटाइप जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने खुद ही सबसे पहले हजारों गाने इलीगली डाउनलोड करना शुरू कर दिया और फिर अपने प्लेटफॉर्म में अपलोड करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली वो एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुके थे जहां पे वो म्यूजिक लेबल इंडस्ट्री को ये भी दिखाना चाह रहे थे कि वो प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी तो दिखाने के लिए अभी उनको गाने चाहिए थे। अब वो गाने कैसे आएंगे, वो गाने के राइट्स कैसे मिलेंगे उन्हें? तो इसलिए उन्होंने शुरू में इलीगली डाउनलोड करना शुरू किया। ये उनकी सफाई थी, पर देखा जाए वो जिस मकसद से आए थे वो उसी मकसद को पहले पूरा नहीं कर पा रहे थे खुद। और साथ ही एक और बात जो सामने आ रही थी कि वो यहाँ देखिए, अगर आर्टिस्ट के नजर से देखा जाए, उनकी प्रायोरिटी आर्टिस्ट नहीं थे शुरू से, उनकी प्रायोरिटी थी म्यूजिक लेबल रिकॉर्ड्स और म्यूजिक इंडस्ट्री के वो सारे मोटे पैसे रखने वाले जिनको म्यूजिक से नहीं, म्यूजिक के पीछे का जो बिजनेस है उससे मतलब था। लेकिन यहाँ पे भी उन्हें कामयाबी उतनी हासिल होती हुई नहीं नजर आ रही थी शुरू में, कि कोई भी म्यूजिक लेबल उनके इस बिजनेस मॉडल को अप्रूव नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि कोई कैसे बिना पायरेसी किए और वो भी लोगों को फ्री में गाने सुना के एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल खड़ा कर पाएगा। उनकी ये दिक्कतें तो थी ही शुरू से, जो आज तक बनी हुई है म्यूजिक लेबल के साथ, म्यूजिक लेबल रिकॉर्ड आर्टिस्ट के साथ और न जाने नॉर्मल ऑडियंस के साथ भी, जो शुरुआत में तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी सुधारने को। लेकिन आज चलिए आगे जानते हैं।
अब उन्होंने जो हजारों लाखों करोड़ों जितने भी गाने जो पायरेसी में डाउनलोड किए थे सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक लेबल को इम्प्रेस करने के लिए, अब उनके साथ जो नेगोशिएशन डील चल रही थी उनको फाइनलाइज करने के लिए ऑफिशियली, वो सही नहीं जा रही थी, जिस वजह से डैनियल लेक को काफी स्ट्रेस और टेंशन मिल रहा था। उस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री में 3 बड़े लेबल्स थे, सोनी, वार्नर और यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, और इन तीनों को वो ऑनबोर्ड करने के चक्कर में जगह जगह घूमे, दर दर ठोकरे खाए, लेकिन उनके दिमाग में बस ये था कि इन तीनों को कैसे भी अपने साइड में लेना है और फिर ही इनका बिजनेस बनेगा। तो देखिए, इनके शुरुआती दिनों से ही इनके फंडामेंटल्स में और इनके स्टेक होल्डर्स में दूर दूर तक इनका जो एम था वो लोगों को लेके था ही नहीं, लोग और लोग से उभरे आर्टिस्ट। तो जब उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल धीरे धीरे सॉलिडिफाई करना शुरू किया, उनको अमल करना शुरू किया, तो फिर उनको पता चला कि ऐड रेवेन्यूज से जो ऐड चलाएंगे अपने ऐप में, उससे उतना पैसा जमेगा ही नहीं कि उनके डेली खर्चे और ऐप चलाने के खर्चे चल पाए। तो उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि वो पेड सर्विस भी ऐड करेंगे प्लेटफॉर्म में, जिसकी मंथली पेमेंट होगी और म्यूजिक लेबल्स और पब्लिशर्स को 70% मिलेगा रेवेन्यू में से। मगर वो ये श्योर नहीं थे कि जो 30% बचेगा स्पॉटिफाई के पास, वो कॉस्ट कवर करने के लिए काफी होगा या नहीं। लेकिन उसी दौरान उनको एक खुशखबरी ये मिलती है कि पूरे यूरोप में उनको म्यूजिक राइट्स यूज करने के मिल चुके थे। और कुछ सालों बाद स्पॉटिफाई फाइनली लॉन्च हुआ 2008 में, और उन्होंने अपने इस बड़े मिशन का सफर सारे पायरेटेड फाइल्स को डिलीट करके किया। अब उन्हें लगने लगा कि शायद उनकी परेशानी खत्म है। लेकिन वहां से उनको म्यूजिक इंडस्ट्री से लाइसेंस वापस लेने की धमकी आने लगी, क्योंकि वो चाहते थे कि वैसे चेंजेस किया जाए फ्री वर्जन ऐप में जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा पेड वर्जन में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं आ रहा था एक तरह से देखा जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में रिकॉर्ड लेबल्स ही नहीं, काफी इंडिविजुअल आर्टिस्ट भी स्पॉटिफाई के खिलाफ बोल रहे थे, और काफियों ने अपने म्यूजिक कैटलॉग्स वापस भी ले लिए थे उनसे, जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट भी शामिल थे, जैसे मेटालिका, पिंक फ्लॉयड, द बीटल्स, बॉब डिलन, और ऐसे करके कई सारे ऐसे आर्टिस्ट उभर के आए जो स्पॉटिफाई के खिलाफ बोलने लगे, क्योंकि वो उनको उतना पे नहीं कर पा रहे जितना कि उनको पहले आता था। अब उन सारे आर्टिस्ट के नामों के बीच टेलर स्विफ्ट का भी नाम मौजूद था, जिनकी शिकायत थी कि स्पॉटिफाई म्यूजिक की वैल्यू कम कर रहा है, और अपने सारे सॉन्ग स्पॉटिफाई से वापस ले लिया उन्होंने, यही कह के कि वैल्यू भी कम है, पैसे भी कम आ रहे हैं और स्ट्रीम्स भी किसी वजह से कम ही आ रहे हैं। और यही से एक बहुत ही खतरनाक बात सामने आ रही थी स्पॉटिफाई के बारे में और रिकॉर्ड लेबल्स के बारे में, कि इन रिकॉर्ड लेबल्स ने स्पॉटिफाई में शेयर होल्ड कर रखा था, और इसी वजह से स्पॉटिफाई की जब जब ग्रोथ होती थी तो रिकॉर्ड लेबल्स को ही फायदा होता था, आर्टिस्ट को नहीं। और यही सिचुएशन और खराब हो गया जब फेक स्ट्रीमिंग की न्यूज सामने आई, और यही से एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि फेक स्ट्रीम की वजह से जो आर्टिस्ट डिजर्विंग है और जो आर्टिस्ट बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है, उनका जो कुल कीमत बन रहा था $300 मिलियन हर साल। अब इसमें से तो स्पॉटिफाई के पास ऑलरेडी 30% था ही, तो उन्होंने इस इशू को रिजॉल्व भी नहीं किया। और उन्होंने एक और चीज नोटिस की कि जितने भी आर्टिस्ट जो छोड़ के जा रहे थे प्लेटफॉर्म, वो वापस प्लेटफॉर्म में आ जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ ही सही, क्योंकि और कहीं पे तो उनको कोई बेटर रॉयल्टी स्कीम तो मिल नहीं रही थी, तो उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। अब ये प्रॉब्लम्स तो आर्टिस्ट की थी, लेकिन वहां पे स्पॉटिफाई ग्रो होना स्टार्ट हो चुका था। उसकी जो ग्रोथ और बढ़ गई जब स्पॉटिफाई ने फेसबुक के साथ एक डील साइन किया ताकि स्पॉटिफाई उनके प्लेटफॉर्म पर भी चल सके। उन्होंने फिर ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर से भी डील करना शुरू कर दिया कि लोग स्पॉटिफाई ट्रायल ले सके अपने इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में, जिस वजह से उनकी सेल और बढ़ने लगी। इन सब डील्स और मार्केटिंग टैक्टिक्स के बाद देखा गया कि स्पॉटिफाई ग्रो तो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबल अब तक नहीं हुआ है। फिर इसके बाद वही एक सवाल आके खड़ा हो जाता है कि स्पॉटिफाई क्या कभी प्रॉफिटेबल होगा? स्पॉटिफाई के एम्प्लॉयज को समझ आ गया था कि अब कंपटीशन काफी बढ़ने वाला है, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि काफी सर्विसेज ऐसे आने लगी जो उन्हीं का स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, जैसे कि एप्पल म्यूजिक, गूगल प्ले, अमेजन म्यूजिक। और इन सभी कंपटीशन में से उनको सबसे ज्यादा डर एप्पल म्यूजिक से लगा। अब हालांकि उनका जो फ्री सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो तो काफी एफिशिएंट था, नए नए लोग तो जोड़ पा रहा था, लेकिन वही प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल था। लेकिन फिर स्पॉटिफाई सोचने लगा कि इतने सारे अगर सेम सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आगे जाके। तो स्पॉटिफाई को ये डर लगने लगा कि रिकॉर्ड लेबल्स
उनका लाइसेंस वापस भी ना ले ले। तो डैनियल के पास दो सोल्यूशन थे इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। पहला ये था कि खुद का कंटेंट रिलीज करे, और 2019 में स्पॉटिफाई ने बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट एक्वायर करने में इन्वेस्ट कर दिया, और ये एक तरीका था अपना खुद का एक अलग एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड करने का भी। अब जो उनका दूसरा ऑप्शन, दूसरा स्ट्रेटेजी था कि वो पर्सनलाइज्ड म्यूजिक एक्सपीरियंस पर ज्यादा फोकस करे। तो शुरुआत में उनका पर्पस काफी सिंपल था कि वो यूजर्स को उनके ऑलरेडी सुने हुए म्यूजिक को सर्च करने में मदद तो करेंगी, लेकिन अब उनका जो फोकस था वो उनको नए म्यूजिक से रूबरू करवाने का भी हो गया था। मतलब अभी जो भी नया गाना आएगा वो उनको उस यूजर से इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, मतलब उनके फीड में दे देंगे। अब इसी दौरान स्पॉटिफाई के पास एक अचानक पावर आ गई थी यूजर के प्लेलिस्ट को कंट्रोल करने की। अब ये यूजर प्लेलिस्टिंग से क्या हुआ कि जितने भी जो यूजर्स थे वो धीरे धीरे करके वो सारे नए नए गाने सुनने लगे और बड़े बड़े रिकॉर्ड कंपनीज के गाने अवॉइड करने लगे, जिससे क्या हुआ, स्पॉटिफाई को कम खर्चा आने लगा और वो लोग वही फिर गाना पुश करने लगे जो उनको कम महंगा लगने लगा था वो डील के दौरान जो उन्होंने रिकॉर्ड लेबल्स के साथ साइन की थी। मतलब अब वो लोग सिर्फ उसी गाने को पुश कर रहे थे जो उनके लिए सस्ता पड़ रहा था। अब ये जो स्पॉटिफाई की पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट थी ये धीरे धीरे और बायस्ड होती हुई नजर आई, क्योंकि अब ये सस्ते से सस्ते गाने को पुश करने लगे, वो गाने जो शायद इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल आर्टिस्ट ने निकाले होंगे, क्योंकि उनको तो देना उतना ही रेवेन्यू था और इनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा बचता। अगर आपको लगता है ये कंट्रोवर्सीज काफी नहीं थी, ये कंट्रोवर्सीज और बढ़ गई जब म्यूजिक बिजनेस वर्ल्ड वाइड ने आर्टिकल एक पोस्ट किया जहां पे 50 अननोन आर्टिस्ट का जो म्यूजिक है वो स्पॉटिफाई पर ट्रेंड करने लगा और कैसे वो आर्टिस्ट के सॉन्ग्स 500 मिलियन स्ट्रीम्स तक पहुंच गए। लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब आई जब पता चला कि वो आर्टिस्ट कभी दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं था, यानी कि फेक था। लेकिन फिर इसके जवाब में स्पॉटिफाई ने जवाब दिया कि स्पॉटिफाई के पास लाइसेंस्ड म्यूजिक है एपिडेमिक साउंड्स के, जिसके पास एक्सेस है रॉयल्टी फ्री म्यूजिक की। लेकिन ये सब के चलते ये तो काफी क्लियर था कि स्पॉटिफाई सस्ते गानों को जरूर प्रमोट कर रही थी जो उनको बहुत बहुत कम महंगा पड़ रहा था, जो उनके लिए काफी फीजिबल था, उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल था। वो उसी गाने को प्रमोट कर रही थी जिससे कि उनको अपना शेयर जो है वो ज्यादा डिवाइड नहीं करना पड़ रहा था। यानी कि प्रॉब्लम बढ़ रही थी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए, और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कंप्लेंट भी करने लगे कि कैसे उनका स्पॉट किसी और को दिया जा रहा है, कैसे एक डिजर्विंग आर्टिस्ट का स्पॉट कहीं और किसी और में वेस्ट हुआ जा रहा है। और बातें यहाँ तक नहीं रुकी, इनफैक्ट और भी खराब हो गई जब ये अफवाहें फैलने लगी कि स्पॉटिफाई एआई म्यूजिक की सोच रहा है जिसमें सॉन्ग्स एआई क्रिएट करेंगे। अगर ये मान के चला जाए कि स्पॉटिफाई ऐसा कुछ कर नहीं रहा है और ये सिर्फ एक अफवाह है, फिर भी आप अगर ध्यान दीजिएगा इनका जो एल्गोरिदम है ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के हाथों है। तो ये अगर चाहे आपको एज एन आर्टिस्ट रातों रात स्टार भी बना सकते हैं और आपको उस पोजीशन से खींच के नीचे भी गिरा सकते हैं। और एज अ यूजर हमको कोई आइडिया नहीं है कि स्पॉटिफाई किसका एक्सपोजर बढ़ा रहा है और किसका एक्सपोजर कम कर रहा है। स्पॉटिफाई जब शुरू हुआ था तो उनका काफी नेक इरादा था। डैनियल पहले स्पॉटिफाई को म्यूजिक के लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जो एड से फंडेड हो, लेकिन अब डैनियल अपनी कंपनी को एक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक लेयर बताता है जो कि आर्टिस्ट और फैंस के बीच है। उसके अकॉर्डिंग स्पॉटिफाई एक टू साइडेड कंपनी है जिसमें आर्टिस्ट अपने सॉन्ग्स को फैंस तक पहुंचाते हैं पेमेंट के लिए और फैन उन सॉन्ग्स को सुनने के लिए। अब डैनियल का विजन सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूट करने का नहीं, म्यूजिक को कंट्रोल करने का है। और 2017 में बिलबोर्ड ने भी डैनियल को सबसे ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस बताया है म्यूजिक इंडस्ट्री का। अब इन सब सक्सेस के बाद भी स्पॉटिफाई ने सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं की थी। स्पॉटिफाई ने जैसे ही जो रोगन का पॉडकास्ट एक्वायर किया उससे और कंट्रोवर्सी हो गई थी। उनके सभी के सभी ऑडियंस और यूजर्स जो थे वो काफी नाराज हो चुके थे इस फैसले को लेकर, लेकिन स्पॉटिफाई को इसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अब आखिर में मैं जाते जाते बस आपको यही कहना चाहूँगा कि कैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री का हिस्ट्री कितना खास रहा है, कैसे विनाइल रिप्लेस हुआ कैसेट से, कैसे कैसेट्स रिप्लेस हुआ सीडीज से, और अब कैसे ये सीडीज रिप्लेस हो चुके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से। तो ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का हक बनता है, हम आर्टिस्टों का हक बनता है कि वो उन सभी कंट्रीब्यूटर्स को, स्टेक होल्डर्स को जो उनको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो उनको सुनते हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सके। एक वक्त हुआ करता था जब हमारे माँ बाप सीडीज और कैसेट्स लाते थे घर में, तो जो पैसे वो सीडीज और कैसेट्स को खरीदने में लगते थे वो कुछ परसेंट डायरेक्ट रॉयल्टी के तौर पे आर्टिस्ट को जाता था,
जिसने वो गाना बनाया है जो आज के डेट पे बिल्कुल ही तबाह हो चुका है ये कल्चर, स्पॉटिफाई ने इसको हमेशा के लिए बिगाड़ के रख दिया है, क्योंकि वो हर आर्टिस्ट को सिर्फ और सिर्फ $0.0004 ही देते हैं हर एक स्ट्रीम का। क्या ये सही है?